सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सिविल है, आपको बिल्डिंग के बारे में हर पॉइंट को पता होना चाहिए कि कहाँ से क्रैक ना आए, कहाँ उसका जो भी हो फाउंडेशन वगैरह, छज्जा, लिंटर, फाउंडेशन सबको चेक करें अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में फोकस करना है। यहाँ पे ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सिविल में ही नॉलेज हो, और ये बायोलॉजी वगैरह है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो कि सेल क्या है, आपका नर्वस सिस्टम क्या है, या जो भी है ब्रेन कैसा काम करता है, आँख कैसा काम करता है। तो ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा, आपका बॉडी है, आपके बायोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें पते होने चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है, उसका डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, किसके वजह से कौन सा डिजीज होता है। तो यही सब के लिए दिया गया आपका पॉइंट है। ठीक है, तो उसी को चैप्टर को, और ऐसा ना लगे कि सर ये मॉड्यूल है जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए पहले ही बता दिया जा रहा है आपको कि ये मॉड्यूल लिमिट चलेगा। ठीक है, 10 मॉड्यूल्स है, तो उतना डिटेल में हर सब्जेक्ट की तरह इसको डिटेल में ले जाएंगे तो आपका पार नहीं लगेगा, फिर एग्ज़ाम आ जाएगा आपको आधा चैप्टर भी नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप देखे होंगे अपना सिलेबस, तो वहाँ पे आई एंड कैमरा के बारे में, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है यहाँ से टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं उसको। तो आई एंड कैमरा, तो दोनों में इसको समझने से पहले हम लोग को क्या करना है कि आई के बारे में समझ लेना है। ठीक है, जब आईज के बारे में आपको पता होगा, वैसे तो आप 10th में पढ़े भी होंगे, 12th में नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आए, तो मैथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए होंगे। ठीक है, तो ये जो है रेटिना है, ऊपरी आँख के बाहरी सतह, जो ऊपरी सतह होती है उसे कॉर्निया कहा जाता है। सॉरी, इसको कॉर्निया कहा जाता है। ऊपरी सतह को ट्रांसपेरेंट होती है, इसी के द्वारा ही लाइट इंटर करता है इसके अंदर। ठीक है, इसी के अंदर लाइट इंटर करता है। और उसके बाद अगर आते हैं यहाँ पे, तो इसको पुतली बोलते हैं, जिसको प्यूपिल के नाम से जानते हैं। और ये जो आइरिस परितारिका बोलते हैं, ये आइरिस है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो लाइट इंटर करवा रहा है कॉर्निया ना, उसको रेगुलेट करे। उसको रेगुलेट करे मीन्स कितना अमाउंट में यहाँ पे लाइट को अंदर करवाए। ठीक है, कितना ले जाए, कितना ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ये जो आइरिस है वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको रेगुलेटर्स के नाम, मतलब रेगुलेटर्स बोलते हैं। आइरिस है जो एक रेगुलेटर्स की तरह काम करता है, रेगुलेट करता है कि लाइट को कितना इंटर करवाना है। उसके बाद यहाँ पे रेटिना दिख रहा है, जहाँ पे फोटो आपका इमेज बनता है। कोई भी चीज़ देखते हैं तो उस पे लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद ये आपके आँखों में इंटर करती है, और यही लाइट यहाँ पे आके क्या बनाती है, इमेज बनाती है। नहीं, एक और काम होता है, ब्रेन को मैसेज भेजता है, ब्रेन आपको फिर यहाँ पे क्या करता है, इमेज बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 10th में पढ़े होंगे, भले आप भूल गए हो। ठीक है, लेकिन याद होगा, बोले होंगे तो याद आ गया होगा। तो उसी तरह से दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कैमरा किस तरह से काम करता है, आईज किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए जो आई में प्यूपिल था, तो वहाँ पे अपर्चर का काम करता है कौन, कैमरा में अपर्चर होता है। ठीक है, जिस तरह से आई में प्यूपिल होता है, ये क्या करता है, लाइट इंटर थ्रू द अपर्चर। ठीक है, थ्रू और अपर्चर, यहाँ पे लाइट इंटर करवाता है कौन, प्यूपिल। और आइरिस क्या होता था, उसको रेगुलेट करता था, आइरिस से रेगुलेट करता था। तो यहाँ पे जिस तरह से आइरिस से रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे डायाफ्राग्म होता है। ठीक है, डायाफ्राग्म होता है, क्या करता है, और आइरिस जो होता है क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट में लाइट को इंटर करवाए। तो द आइरिस या डायाफ्राग्म रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज एंड कैमरा। ठीक है, जिस तरह से आई में आइरिस का काम है, उसी तरह से कैमरा में डायफ्राग्म का काम है। तो एक तरह से सिमिलरिटी आप देख रहे हैं। ठीक है, दोनों में लेंस होते हैं। ठीक है, दोनों में लेंस होते हैं। जो लेंस का काम क्या होता है, फोकस लाइट एंड इमेज ऑन द रेटिना आई एंड फिल्म इन कैमरा। जिस तरह से हम लोग रेटिना पे इमेज बनाने में जो मदद करता है, फोकस देता है, लाइट का फोकस देता है, वो लेंस है यहाँ पे। और कैमरा में फिल्म पे जो बनाने में काम देता है वो लेंस है, मतलब कैमरा में जो लेंस है। और जो
इमेज बनता है तो आइज में कहाँ पे बनता है, रेटिना में भी बनता है, और इसमें जो कैमरा है उसमें कहाँ पे बनता है, फिल्म पे बनता है। तो द पार्ट ऑन विच इमेज इज फाउंड, जहाँ पे इमेज पाया जाता है, तो रेटिना में, आइज में अगर देखा जाए तो रेटिना पे होता है, और कैमरा में देखा जाए तो वहाँ पे फिल्म में होता है। ठीक है, आई होप वो पॉइंट समझ पा रहे होंगे आप लोग। बैक पेंट और कोरॉइड, यहाँ पे कोरॉइड है, यहाँ पे बैक पेंट है। तो जिस तरह से आइज में क्वाइराइड का काम होता है, उसी तरह से यहाँ पे ब्लैक पेंट का काम होता है। तो ऑब्जर्व लाइट, यहाँ पे क्या होता है, क्वाइराइड क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा लाइट दिया जा रहा है तो उसको ऑब्जर्व करता है, और उसी तरह से यहाँ पे ब्लैक पेंट होता है जो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व लाइट एंड लिमिट्स रिफ्लेक्शन विद इन द आई डेट कुड डिग्रेड विजन। ठीक है, और आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो डिस्टिंक्ट है विजन का, वो इन्फिनिटी है, और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप क्लियर है इस पॉइंट से। ठीक है, जब क्लियर हो तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बाबू। तो आई एंड कैमरा में डिसिमिलरिटी पूछ दिया है, आई एंड कैमरा में क्या पूछ दिया है, डिसिमिलरिटी भी पूछा है, सिमिलरिटी भी पूछता है। तो दोनों में डिसिमिलरिटी एक ही है कि हम आई में जो है फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैमरा में फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और फोटोग्राफिक फिल्म एंड कैन रिटेन द इमेज परमानेंटली, और जो कैमरा में फोटो बनता है फिल्म पर, वो परमानेंट के लिए होता है, आप उसे हार्ड कॉपी पे निकाल भी सकते हैं, है ना। आप लगाते हैं शीशा में पैक करा के अपने दीवार पे लगाते हैं, और आप जब आँख से देखते हैं किसी को तो उसका फोटो लगाते हैं निकाल के, बनता ही नहीं है, 16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक ही रहता है। आप लोग बोलते होंगे, नागिन फिल्म देखते होंगे तो, कि मतलब या ऐसे देखते होंगे तो, कि वो फोटो खींच लेता है। फोटो नहीं, वो उसका ये होता है कि आपका आँख पे 1/16 सेकेंड तक ही रहता है, उसके आँख पे ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके आँख पे फोटो बना रहता है, कोई चीज़ देखता है, जैसे आप देखते हैं, अभी देखिए 1/60, आँख बंद कर लीजिएगा तब 1/60 सेकेंड तक वो चीज़ आपको दिखेगा, लेकिन ये बहुत कम होता है तो पता नहीं चलता है हम लोग को, और वही उसके आँख पे क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है। तो वही बोला जा रहा है, जो फोटो होता है ना कैमरा में, वो परमानेंटली होता है, और जो रेटिना पे होता है, हमारे आँख पे होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। और कैमरा प्रोसेस्ड बाई कंप्यूटर, कैमरा को जो प्रोसेस्ड करता है, प्रोसेस्ड में लाता है यानी करता है, वो कौन होता है, वहाँ पे कंप्यूटर होता है। आई का प्रोसेस कौन करता है, ब्रेन करता है। आई होप कोई डॉट नहीं रहा हो। ठीक है, बर्ड्स एंड फ्लाइट। ठीक है, बर्ड्स एंड फ्लाइट में क्या कुछ सिमिलरिटी है उसके बारे में पता करना है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो बर्ड्स में करेक्टरिस्टिक है उसका फ्लाई करने का, उसका उड़ने का जो करेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे दो है कि एक फीदर्स है, उसका पंख है, दूसरा हॉलो बोन्स है। जो उसका बोन होता है, हड्डी होता है, वो खोखला होता है। ठीक है, देखते होंगे वो जो तार होता है, आपका जो आपके घर से गुजरता है तार, उस पे बैठा रहता है। अगर उसके अंदर सेल्स होते, ब्लड आरबीसी होते या कोई भी ब्लड होता, तो वहाँ पे क्या होता, उसका करेंट फ्लो कर जाता। लेकिन जो हॉलो बोन्स होते हैं, मतलब खोखले बोन्स होते हैं, तो फीदर्स जो होता है लाइट होता है, हल्का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और प्रोटेक्शन भी उसका कौन करता है, जैसे आप कोई अगर आपको कुछ करने आए तो अपना हाथ पैर बजाते हैं, तो वो अपने तरह वो अपना क्या करता है, पंख फड़फड़ाता है, फ्लैप करता है। और हॉलो बोन्स प्न्यूमेटिक्स बोन होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको लाइट वेट बनाते हैं, लाइट वेट बनाने के कारण वो क्या करता है, अपवर्ड हो जाता है। तो ये तो उसका फंक्शन था, करेक्टरिस्टिक था। लेकिन उड़ता कैसे है, तो उड़ता है उस पे कुछ फोर्सेस से लगते हैं, जैसे लिफ्ट है, ड्रैग फोर्स होता है, और एक दो थ्रस्ट होता है, परपल्सन होता है। ठीक है, तो इतने टाइप का फोर्स है जिसके वजह से वो क्या करता है, उड़ना स्टार्ट करता है। तो आइए उसी पॉइंट को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं यहाँ से। तो देखते हैं क्या है कि मान लीजिए ये आपका चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया बनाने भी नहीं आता है, लेकिन देखते हैं कोशिश करके। एक चिड़िया है, मान ली कैसे हो रहा है, रुक जाइए, इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस तरह से चिड़िया है,
और इसका पंख है, ठीक है, इसका पंख है, इधर इसका पंख है। तो जो लिफ्ट फोर्स होता है, क्या होता है, जब ये फ्लैप करता है, अपने पंख को फड़फड़ाता है, तो नीचे से जो फोर्स लगता है इसको लिफ्ट करवाने में मदद करता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको लिफ्ट ऊपर उठाने में काम करता है, तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं लिफ्ट फोर्स, ठीक है, लिफ्ट फोर्स। तो इसका अगर डिफिनीशन देखिए तो फोर्स डैट पुशेस अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, इसको पुश करेगा अपवर्ड की ओर, क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर ओवर एंड अंडर द विंग्स, ठीक है, ये क्रिएट करता है मूवमेंट, जब मूवमेंट करता है तो इसके नीचे से एक प्रेशर जनरेट होता है, फोर्स लगता है, जिसको हम लोग लिफ्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। और जब ये आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे भी जब एरोप्लेन्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ भी, तो यहाँ भी तो है फ्लाइट, बर्ड एंड फ्लाइट के बीच में, यानी एरोप्लेन्स और बर्ड के बीच में क्या सिमिलरिटी है, तो आप वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी लिफ्ट ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ड्रैग क्या है, द फोर्स ऑफ एयर प्रेसिंग अगेंस्ट द बर्ड स्लोइंग देम डाउन, और इसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको ड्रैग कहते हैं, और जो सामने से लगता है इसको फॉरवर्ड करने का काम करता है, उसको थ्रस्ट कहते हैं। जैसे आप रोड पे साइकिल चलाते होंगे, तो मान लीजिए साइकिल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हवा भी इसी डायरेक्शन में, तो आपको क्या करता है, थ्रस्ट करता है, आपको आगे ले जाने में मदद करता है। लेकिन वही बोलिए कि इधर से अगर हवा चलता है तो आपको कितना दिक्कत होता है, ठीक है, चलाने में साइकिल, तो ये हो गया आपका ड्रैग हो गया, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, वही चिड़िया में भी, मतलब बर्ड्स में भी और एरोप्लेन्स में भी काम करता है। थ्रस्ट, द फोर्स डैट मूव्स द बर्ड फॉरवर्ड कॉज्ड व्हेन ए बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स, जब ये फ्लैप करता है तो विंग्स को, अपने पंख को फड़फड़ाता है, तो इसको क्या करता है, एक फोर्स लगाता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। अब परपल्सन भी उसी टाइप का होता है, मीन्स टू पुश फॉरवर्ड, ड्राइव एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में वो ड्राइव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, वो क्या करता है उसी डायरेक्शन में और उसको आगे ले जाता है। तो आप लिफ्ट ड्रैग के बारे में देख चुके हैं, तो ये फंक्शन जो है, लिफ्ट है, ड्रैग है, थ्रस्ट है, तो पार्ट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन में अ पार्ट ऑफ द बर्ड, लिफ्ट का काम कौन करता है, ऊपर उठाने का, तो यहाँ पे होता है प्रोपेलर्स होता है या एयरफॉयल होता है, और इसका कौन होता है, मसल्स होता है, एयर बर्ड का, और एरोप्लेन का कौन होता है, एयरफॉयल होता है। ड्रैग कौन करने का काम करता है, तो स्ट्रीम लाइन शेप्ड है, लाइट वेट स्केलेटन है, या स्ट्रीम लाइन शेप्ड है इसका बर्ड का। थ्रस्ट क्या, अभी इसीलिए आगे वहाँ पे समझा दिए थे ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। थ्रस्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन एंड विंग्स, विंग्स बाई इंजन, इसमें क्या है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जब वो विंग्स को फ्लैप करता है तो थ्रस्ट का काम करता है। कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, विंग्स के द्वारा, ये टेल, पूछ और पंछी के द्वारा किया जाता करता है। अब प्रपल्सन इंजन करता है, और बर्ड का कौन करता है, मसल्स करता है, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन था कि 18 सेंचुरी में जो डिस्कवरीज हुए थे उनके बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी कार्ल लिनियस proposed a system for naming and classification plants and animals. He has given concept of binomial nomenclature, ठीक है। ते 1800 सेंचुरी में, एटीनथ सेंचुरी में एक जो बायोलॉजी के आए कार्ल लिनियस, ठीक है, इन्होंने ही नोमेनक्लेचर का वर्ड दिया था, मैंने नेमिंग का, ठीक है, कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आप नाम जानते हैं, ठीक है, आप दूसरे देश में ले जाएंगे, जैसे दूसरे आम है, ठीक है, आम को आप वो दूसरे देश में उसको दूसरे नाम से बोलता होगा, तो कुछ ऐसा साइंटिस्ट नाम नोमेनक्लेचर कर दिया गया ताकि उसको सब जाने, उस नाम से सबको पता हो, ठीक है। तो मेरे को उतना याद नहीं है, नहीं तो आपको एग्जाम ऐसे है, जिसे मानव को क्या बोलते हैं, होमोसेम्पियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो उतना ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग को क्या ज़रूरत है, ठीक है। बस एक आध दो क्वेश्चन, अब जब कंपटीशन कम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि विज्ञान के बायोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है, ठीक है, बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है, इस टाइप से आएगा। ऐसे कंसेप्ट नहीं होगा, मतलब ऐसे कोई ऐसे नहीं होगा जैसे पढ़ने वाले हैं कि मेंडलिस का लॉ बताओ, आगे पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स क्या है, उसका डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, सेल क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन, ऐसे नहीं पूछा जाता है वहाँ पे।
वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपको जीके की तरह याद कर सकते हैं, तो उतना टेंशन इस सब्जेक्ट में लेना नहीं है, ठीक है। बस कैसे भी करके एग्ज़ाम बढ़िया निकल जाए। कुछ उन्होंने बुक्स लिखा था कार्ल लिनियस ने, सिस्टमा नेचुरा और जेनेरा प्लेटनम, स्पॉसी प्लेटनम और फिलोसफिया बोटिनिका करके ये बुक थे उनका, जो उन्होंने खुद लिखा था, ठीक है। तो यही सब पढ़ना था आपको। और द केमिकल डिस्कवरी ऑफ लेवोजियन 1743 1794 वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट, क्या है, तो ठीक है। तो उसको मतलब यहाँ पे कुछ मतलब जैसे कि 18th सेंचुरी में जो जो खोज हुआ था ना, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे आप जानते होंगे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज जो किए थे सबसे पहले, वो कौन थे, एडवर्ड जेनर ही थे। इंग्लिश फिजिशियन थे एंड साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का सबसे पहला खोज किया था, एडवर्ड जेनर। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, तो उस टाइप में इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। और दूसरा है यहाँ पे जब सर्जरी किया जाता है किसी पर्सन को, तो जो बेहोश करने वाली जो सुई होती है, दवाई होती है, एनेस्थीसिया, ठीक है, तो उसका पहले अनोका सीसिया ने क्या है, सीसो बाज ए जापानीज सर्जन, ये जापानीज का सर्जन थे, जिन्होंने सबसे पहले एनेस्थीसिया का खोज किया था, ठीक है, ताकि बेहोश मतलब किसी का सर्जरी करते टाइम उसको बेहोश किया जाए, उसको पेन मतलब ना पता चले, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग इस सिलेबस को कवर किए हैं, मॉड्यूल फर्स्ट को कवर किए हैं। और बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सेकेंड सेम में भी कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे सेकेंड सेम बोल रहे हैं, सॉरी, रात बोल रहे हैं, सेकेंड मॉड्यूल है वहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको इसका और कुछ पॉइंट है जो डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज ये जो मॉड्यूल 1 है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है। और कुछ बचा नहीं बाबू, बस ओवरव्यू देखना था। तो आई होप सेशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, ठीक है। तो ठीक है, अपने चैनल को आप सपोर्ट करें और क्या बोले, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।